अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक 5.3 विच इज़ अबाउट लिक्विड स्टेट। और हम स्टार्ट करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन को इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 5.3। और सबसे पहले लेते हैं एक क्विक रिकैप। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट किया हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड सो फार वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमने देखा व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनके बेसिक डिफरेंसेस। फिर हमने देखा टॉपिक 5.1 विच वॉज अबाउट टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, और उसमें हमने देखी गैसियस स्टेट की 6 मेजर प्रॉपर्टीज। Then we started with topic 5.2 and we have discussed 2 laws in detail, Boyle's law and Charles' law. And after studying these 2 laws, we are done with the topic of gases. And now in this lecture, we have to start our discussion about liquids. As our chapter is related to the physical states of matter, so it indicates that we have to study all states of matter one by one. We are done with the one portion which was about gases. So now let's start for liquids. When we say liquid state, so liquids, they have definite volume. You can use the word fixed as well, but their shape is not definite. All of you will agree with me because in the first lecture of this chapter, we discussed it in detail that liquids, they do not have a definite shape. They can attain the shape of a container, and same goes with the gases as well. So we can say that liquids, they can attain the shape of a container in which it is put. आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, उसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं है। इसीलिए आपको लिक्विड्स को कैरी करने के लिए किसी कंटेनर की जरूरत पड़ती है। आप उसे हाथ से उठा के एज इट इज एक जगह से दूसरी जगह प्लेस नहीं कर सकते जैसा कि आप सॉलिड्स में कर सकते हैं। सो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, जैसे कि उसकी बेसिक पार्टिकल डायग्राम क्या होगी, उसकी पार्टिकल अरेंजमेंट क्या होगी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जनरल हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, और जो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इट इज रिटन एज टॉपिक 5.3.1 विच इज इवेपोरेशन। It is a detailed topic, evaporation, and it is very important for exam point of view as well. So, हम इस लेक्चर में evaporation को डिटेल में डिस्कस करेंगे from the definition till the factors affecting evaporation. So, स्टार्ट करते हैं evaporation की definition से. It is the process of changing of liquid into a gas phase called as इवेपोरेशन। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें आप लिक्विड को टर्न करते हैं गैस में। ये डेफिनेशन आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुन रखी होगी कि जब भी लिक्विड गैस में चेंज होता है तो हम उसको टर्म करते हैं इवेपोरेशन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन ज़रूर होंगे रिलेटेड टू इवेपोरेशन, क्योंकि हम मिक्स करते हैं इवेपोरेशन को बॉइलिंग के साथ। जी हाँ, लेकिन इवेपोरेशन और बॉइलिंग किसी हद तक दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो कि आपको इस लेक्चर के एंड तक क्लियर हो जाएगी। जब हम बात करते हैं टर्म इवेपोरेशन की, तो इट इज रिवर्स ऑफ ए प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ गैस टर्न्स इनटू लिक्विड। तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ इवेपोरेशन, इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। मिसाल इसकी देख लेते हैं कि कंडेंसेशन होगा गैस का लिक्विड में टर्न होना, जैसे कि जब बारिश होती है सो वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं रेन ड्रॉपलेट्स में, सो ये हुई कंडेंसेशन। और इवेपोरेशन होता है लिक्विड का गैस में टर्न होना, यानी कि जब फर्श पे आपसे गलती से पानी गिर जाए, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर अ व्हाइल, दोज पार्टिकल्स दे आर गोइंग टू टर्न इनटू वाटर वेपर्स और वो चले जाएंगे आपके एटमॉस्फेयर में। सो ये हुई एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन। अब अगर बात करें इवेपोरेशन की, तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि इसमें हीट गेन होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच heat is absorbed by the system.
यानी कि हीट आपको देनी पड़ेगी, हीट ऐड होगी सिस्टम में तो ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा। सो इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि ये हीट गेन करता है। मैं आपको एक आसान मिसाल से समझाती हूँ। अगर सर्दियों में पानी से कोई चीज़ गीली हो तो उसको सुखाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर्दियों में हीट सराउंडिंग की कम होगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम हो सकती है। और यही अगर कोई चीज़ गर्मियों में गीली हो जाए तो वो झटपट सूख जाती है। द रीज़न इज कि हीट चाहिए आपको इवेपोरेशन के लिए, तो गर्मियों में वो हीट आपको सराउंडिंग से प्रोवाइड कर दी जाती है। सो आपको याद रखना है कि इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, इसको भी अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। एंडो एंटर से याद रख सकते हैं, थर्म का मतलब हीट होता है। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट ऐड हो। सो है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन अब अगर इसकी एक एग्जैक्ट मिसाल की मदद से समझें, सो वी कैन से दैट व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर, remember mole is the unit of substance and water is a substance, water is a compound. So when 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, it requires 40.7 kilojoules of energy. यानी कि अगर आपको सिर्फ 1 मोल पानी को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगी 40.7 किलो जूल्स। ये उसकी वैल्यू है। ये वैल्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वाटर के 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू है 40.7। अब यहाँ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो हीट एब्जॉर्ब होनी है, उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स बेटर इन केमिस्ट्री कि जहाँ पे भी आप इक्वेशन लिख सकें वहाँ ज़रूर उस प्रोसेस को इक्वेशन की मदद से ही एक्सप्लेन करें। जैसे कि बात बहुत सिंपल है कि H2O है फॉर्मूला वाटर का, और ये ब्रैकेट में छोटा सा L लिखा हुआ शो करता है कि इट इज़ इन द लिक्विड स्टेट। सो H2O इन लिक्विड स्टेट और एरो शो करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया है। सो हुआ क्या, यू विल गेट H2O इन गैस स्टेट, यानी कि यहाँ पे हैं हमारे पास वाटर वेपर्स। रिमेंबर आप यहाँ V नहीं लिखेंगे क्योंकि वेपर हम नहीं यूज़ करते स्टेट सिंबल, वेपर्स गैस फॉर्म होती है तो आप उसके लिए G ही यूज़ करेंगे। एंड यू हैव टू मेंशन एट द साइड द अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड और रिक्वायर्ड, और वो आप शो करेंगे डेल्टा H नॉट से, और जिसे कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। यू कैन सी अ स्मॉल VAP written. This represents vaporization. H stands for heat, delta stands for change in. And you can mention the heat, which is 40.7 kilojoules per mole. यानी कि 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड है 40.7 kilojoules. So जब भी आपको evaporation की डेफिनेशन पूछी जाए तो मेक श्योर कि आप उसके साथ ये एग्जाम्पल लाजमी ऐड कर दें. It's going to beautify your answer to get you full marks. In the liquid state, molecules they are in continuous state of motion. हम जानते हैं कि लिक्विड और गैस इनमें पार्टिकल्स के पास इतना रूम, इतना मार्जिन होता है कि वो मूव कर सकें. सॉलिड के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी सॉलिड के पार्टिकल्स भी मूव करने की पूरी कोशिश करते हैं. वो चाहे एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकें, लेकिन वो अपनी ही पोजीशन के टू और फ्रोर बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट जरूर करते हैं. सो बात कर रहे हैं हम लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं कॉन्टिन्यूस मोशन में, और हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ मोशन में है तो वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सिमिलर नहीं होगी. ऑल द पार्टिकल्स दे आर नॉट गोइंग टू हैव सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स they have average kinetic energy, लेकिन few of the molecules they have more than the average kinetic energy. मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स बीच में ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बाकी सारे मॉलिक्यूल्स से कुछ ज्यादा है, more than the average kinetic energy. अब वो मॉलिक्यूल्स तो अपना रास्ता बहुत आसानी से बनाएंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा मूव करेंगे और वो ओवरकम करेंगे काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स की. सो मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दे विल ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स.
मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने होल्ड किया हुआ था ना लिक्विड, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और वो ब्रेक करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। हम जानते हैं कि जब आप अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लें तो मतलब आप अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर सकते हैं, और जब आप अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आप मजीद उस चीज के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे। एज वी नो दैट देयर आर forces between the molecules of a liquid which are less stronger than solid but much more stronger than gas. So होगा क्या कि जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ओवरकम करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस को तो वो सरफेस के ऊपर आके एस्केप करेंगे, और जब मॉलिक्यूल्स सरफेस से एस्केप करेंगे तो जाहिर है वो चले जाएंगे एयर में, और अब उसको मजीद आप लिक्विड नहीं कहेंगे, you cannot see those particles, so वो टर्न हो जाएंगे गैस फॉर्म में और उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। So evaporation is a continuous process which is happening and which is taking place at all the temperatures. अब evaporation के लिए कोई boiling point नहीं चाहिए। evaporation किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी टेम्परेचर पे अक्कर हो सकती है। जैसा कि अगर फर्श पे पानी गिरता है तो वो कुछ देर बाद सूख जाएगा, अगर कपड़े गीले हैं तो कुछ देर बाद वो सूख जाएंगे। आपको उन्हें बॉयल नहीं करना, आपको उन्हें 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल बिल्कुल नहीं करना। यस, व्हेन यू बॉयल समथिंग तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बॉइलिंग का तो मतलब ही है कि हर पार्टिकल जो है वो इतनी हीट एनर्जी गेन कर लेगा कि वो एस्केप कर जाएगा एंड इट विल बी टर्न्ड इनटू गैस फेज। लेकिन इवेपोरेशन हर जगह हो रही होती है, everywhere at all the temperatures. It is directly proportional to the temperature. यानी कि स्पीड किसी चीज के इवेपोरेट करने की इंक्रीज हो जाएगी अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो इंक्रीजेस with the increase in temperature because of the increase in kinetic energy of the molecules. जब आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग मोर काइनेटिक एनर्जी। आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में, और द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग फास्टर। और जब वो मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करेंगे सो इसका ये मतलब है कि देयर आर मोर चांसेस कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करें और सरफेस से एस्केप कर जाएं। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर का इवेपोरेशन से बहुत ही क्लोज रिलेशन है। नाउ इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। जब भी इवेपोरेशन होती है तो देयर इज अ कूलिंग इफेक्ट। अब आप कहेंगे कि कूलिंग कैसे हो सकती है, इसमें तो हीट दी जाती है, हीट इज एडेड इनटू दिस प्रोसेस, तो फिर कूलिंग कैसे हो सकती है? सो आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी स्वेटिंग होती है या पसीना आता है तो आपको ठंडक महसूस होती है टू सम एक्सटेंट। अब देखते हैं कि आखिर उसकी रीजन क्या है। व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपराइज, जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप हो जाएंगे तो क्या जो बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी तो लो थी, सो जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। सो जब उनका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा सो टू कंपनसेट द डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और जब सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो जिस चीज ने अपनी एनर्जी दे दी वो क्या हो जाएगी? वो कूल हो जाएगी क्योंकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप स्वेट की एग्जांपल लेते हैं, सो इन स्वेटिंग क्या होगा कि जो सरफेस है उससे स्वेटिंग होके लिक्विड बाहर आएगा, एंड व्हेन दैट लिक्विड विल इवेपोरेट, द लिक्विड विल इवेपोरेट। सो लिक्विड के इवेपोरेट होने से क्या होगा? द हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स वो तो चले जाएंगे एयर में, पीछे क्या बचे? लेस काइनेटिक एनर्जी वाले, यानी कि टेम्परेचर हो गया लो। अब जब उनका टेम्परेचर लो होगा द रिमेनिंग लिक्विड का, सो आखिर उससे अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल तो करना है ना। हम जानते हैं कि हीट हमेशा ट्रेवल करती है फ्रॉम हाई टू लो। सो अब जो रिमेनिंग लिक्विड था उसका टेम्परेचर था लो, लेकिन
आपकी स्किन का टेम्परेचर था ज़्यादा, सो आपकी बॉडी से वो हीट ट्रांसफर हो जाएगी दैट रिमेनिंग लिक्विड को, और उससे यू विल फील द लो टेम्परेचर। सो आप फील करेंगे कूलिंग इफेक्ट। एक और मिसाल देखते हैं, व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ एल्कोहल ऑन पाम, आप अपने हाथ पे एल्कोहल स्वैब रखें, द एल्कोहल इवेपोरेट्स एंड वी फील द कूलिंग इफेक्ट। अल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उससे हमें कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा। सो इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अगर एक ऐसा प्रोसेस है जो हीट गेन करके होता है, तो उससे कूलिंग क्यों होती है। अब ये तो थी जनरल डिस्कशन अबाउट इवेपोरेशन कि आखिर इवेपोरेशन है क्या, और इवेपोरेशन और टेम्परेचर का हमने लिंक ज़रूर देख लिया है, और साथ ही साथ हमने देखा है कि इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह इन्वॉल्व हैं और सरफेस से पार्टिकल्स जाते हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। बॉइलिंग होती है बॉइलिंग पॉइंट पे, जो कि हर चीज़ का स्पेसिफिक है, और उसके लिए टेम्परेचर का फिक्स होना ज़रूरी है। यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर 100 से पहले बॉयल नहीं होगा, और बॉइलिंग की ये शर्त है कि कंफर्म इवेपोरेशन उस पर होगी ही होगी। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी वो एस्केप करते हैं फ्रॉम द सरफेस। सो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ये एक सरफेस का प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स सरफेस से एस्केप करते हैं, जबकि बॉइलिंग इन ऑल ओवर द लिक्विड इज हैपनिंग। अगर आप एक केटल में पानी बॉयल कर रहे हैं तो पूरी केटल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी, और वो कॉन्टिन्यूसली सरफेस पे आते रहेंगे और वो एस्केप होते रहेंगे अनटिल सारे का सारा लिक्विड खत्म नहीं हो जाता और टेम्परेचर मजीद राइज भी नहीं करेगा। सो आई होप कि आइंदा आप बॉइलिंग और इवेपोरेशन को कंफ्यूज नहीं करेंगे। टू सम एक्सटेंट मतलब सेम है, बॉइलिंग में भी लिक्विड गैस में चेंज होता है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में चेंज होता है, लेकिन द डिफरेंस इज बॉइलिंग होगी एट बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी, और evaporation is a surface phenomena which can occur at all the temperatures. अब ये थी डिस्कशन अबाउट इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करती है और उसके फैक्टर्स क्या हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने समझा है कि व्हाट इज इवेपोरेशन और इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क क्या है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये एक कूलिंग प्रोसेस भी है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन डिटेल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।